एनसीआर आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 69वीं बीपीएससी चंद कदमों की दूरी पर आपका इंतजार कर रही है। उसी को लेकर के पोटेंशिया आईएएस करंट अफेयर का स्पेशल ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इसमें आपको हम वो पिछले एक साल के निचोड़ बताने जा रहे हैं जो हू बहू आपके क्वेश्चन पर ही आधारित होगा। जिस तरह से बीपीएससी आयोग जो जिस लेवल को सोचता है, जो आपके लिए वो क्वेश्चन बनाने के लिए कल्पना कर रहा है, जस्ट उसी को ध्यान में रख करके और हम यहाँ पर आपको करंट अफेयर दे रहे हैं। आप देखेंगे जब ये क्लास आधे घंटे 30 मिनट 45 मिनट की जो चलेगी, इस क्लास करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में कितने कॉन्सेप्ट हमें मिला है। और एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको कई स्कोर नजर आ जाएंगे। और बीपीएससी आपको ये चाहता है कि आप जो भी चीजों को पढ़े ब्रॉडली तरीके से पढ़े, हॉलिस्टिक तरीके से पढ़े, ना कि टू द पॉइंट केवल आप पढ़ करके जाएं। क्योंकि आज का जो प्रीलिम्स एग्जाम हो रहा है, ये सिर्फ कहने के लिए प्रीलिम्स है, वास्तव में ये मेंस का ये ब्लूप्रिंट है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिसको बीपीएससी टारगेट बनाती है, क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। हमने पिछले 5 सालों के क्वेश्चन बैंक का अध्ययन किया और उसके जो निचोड़ हमने निकाला, उसका जो निष्कर्ष हमने निकाला, वो हमने यही निष्कर्ष निकाला कि देश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती है जो सरकार को ज्यादा इफेक्ट करती है, तो उसी से बीपीएससी सबसे ज्यादा सवाल बनाती है। आइए उसी को हम केंद्र में रख करके और हम आगे टॉपिक देखते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में हमारे प्रधानमंत्री जी की 5-6 देशों की यात्रा संपन्न होती है। हम उन्हीं यात्राओं को केंद्र में रख करके हम ये देखेंगे कि उन सब यात्राओं से भारत को कितना लाभ हुआ, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। और पिछले अब 3-4 एग्जाम में आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री की जो यात्राएं होती है उससे संबंधित 2-3 सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। और ये तो आपके एग्जाम के जस्ट 3 महीने पहले की कहानी है। तो मान करके चलिए 100% इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। एक बार आप विश्वास करके पढ़िए और फिर देखिए 69वीं बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को, जस्ट यहीं से सवाल आपको पूछे जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि मोदी जी पिछले 3 महीनों में कौन कौन से देशों की यात्रा करते हैं, उन यात्राओं से वो देश के लिए क्या लाते हैं। तो मोदी जी बड़े दयालु किस्म के प्रधानमंत्री हैं, वो हम सबका भरपूर ख्याल रखते हैं। देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि हमारे लिए मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। और सबसे ज्यादा तो आज के समय के कॉम्पिटिटर जो हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो मोदी जी पूरा ख्याल रखते हैं। मोदी जी यात्राएं करते हैं, नए नए समझौते करते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए तो बड़ी तोहफा ले आते हैं मोदी जी। तो इसलिए मोदी जी की जो भी यात्राएं होती है, आप मोदी जी के साथ काल्पनिक रूप से आप ऐसा सोचिए कि हम भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और मोदी जी के साथ गए हुए हैं। आप ऐसी कल्पना कर करके और तब आप कल्पना करिएगा तो देखिए कितनी आसानी से आपको पढ़ाई हो जाएगी। चलिए वैसे ही हम भी कल्पना करते हैं कि हम और आप सभी जितने लोग हैं मोदी जी के साथ हम भी यात्रा पर चलते हैं। तो आइए देखते हैं मोदी जी कहाँ कहाँ यात्रा कर रहे हैं अभी। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्रा, हमने इसी को टॉपिक बनाया है। इसलिए टॉपिक बनाया है कि इससे संबंधित कई सारे फैक्चुअल चीज आपको बहुत आसानी से मिलेगा, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझना है। और हम जब ये पढ़ा रहे हैं तो आपके पास मैप जरूर होना चाहिए, एटलस की बुक जरूर होनी चाहिए। अगर बगैर एटलस के अगर आप पढ़ते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप एटलस निकालिए और जिस जिस देश में मोदी जी गए हैं उस देश को आप एटलस में टिक करिए, मार्क करिए। यही आपकी असली पढ़ाई होगी। आइए मोदी जी के साथ हम भी विदेश दौरे पर चलते हैं। तो देखिए मोदी जी हाल ही में कई देशों की यात्रा संपन्न की है। जैसे मई 2023 में जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, ये 3 देशों की यात्रा पूरा करते हैं मोदी जी। हम तीनों के बारे में भी डिटेल से देखेंगे। इसके बाद जून 2023 में मोदी जी अमेरिका और मिस्र की यात्रा संपन्न करते हैं और इसके बारे में अखबारों में आपने खूब सारा पढ़ा होगा।
इसके बाद फिर जुलाई 2023 में फ्रांस और यूएई की यात्रा करते हैं। यानी कि पिछले 3 महीनों में मोदी जी लगभग 7 देशों की यात्रा कर चुके हैं। तो जब 7 देशों की यात्रा कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तोहफा के रूप में लाए ही लाए हैं। तो हम लोग भी काल्पनिक रूप से सफर पे निकलते हैं और देखेंगे हम कि इन सब यात्राओं से भारत को कितना फायदा हुआ है, आपके लिए क्या क्या लाया गया है। तो अब देखिए, आपका जो एग्जाम है 30 सितंबर को होने वाला है, उसके पहले ये 3 महीना आपके लिए बहुत खास है। 3 महीने में जो भी घटनाएं घटती है, आप मान के चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर का यही 3 महीने से बनाए जाएंगे। अगर नहीं विश्वास है तो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लीजिए। 65वीं, 66वीं, 67वीं, 68वीं आप एग्जाम देख सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम के 3 से 4 महीने पहले की जो घटनाएं हैं वो खूब पूछा गया है आपको, इसलिए इसको भी केंद्र में रह करके पढ़े। तो चलिए हम पहले चलते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। इन 3 देशों की यात्रा पर अब हम भी चलते हैं और हम देखेंगे कि आखिर मोदी जी ऐसे ही क्यों चले गए। चलिए जापान हम लोग चलते हैं। तो जापान में मोदी जी जो गए तो ऐसे ही नहीं गए थे। जापान में एक सम्मेलन होने वाला था, इसीलिए मोदी जी यहां पर गए हैं। अब जापान में कौन सा सम्मेलन हो रहा था भाई, जरा उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, इस बार का G7 का जो मीटिंग है ये जापान के हिरोशिमा शहर में होने वाला था। ये होने वाला है, ये हो चुका है। मतलब हिरोशिमा वही शहर है जो आप जानते हैं जो परमाणु बम को झेल चुका है, एटम बम को झेल चुका है, उसकी त्रासदी को झेल चुका है। तो हिरोशिमा को जानबूझ करके इसीलिए इसका रखा ही गया था इस बार का, कि जो परमाणु बम से जो होने वाली नुकसान है, क्षति है, आगे न हो, इसके लिए सबको जागरूकता करना था। तो हिरोशिमा शहर को इसलिए चुना गया था। अब आपको मैप निकालना है, एटलस, और अपने एटलस में ये देखना है कि जापान में 4 बड़े-बड़े ऐसे द्वीप हैं। ये 4 बड़े-बड़े द्वीप पर कौन से द्वीप पर ये हिरोशिमा शहर बसा हुआ है, ये आप अपने एटलस में खोजिए। अगर नहीं खोज पा रहे हैं तो ये आपकी विफलता है। सब चीज हम नहीं बताएंगे, हम आपको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। पका पकाया हुआ तो हर कोई दे ही रहा है आपको, आप चीजों को पकड़ना सीखिए। एक बार जब आप चीजों को पकड़ना सीख जाएंगे तो फिर ये आपके लिए एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। दिक्कत है कि आप अभी चाहते हैं कि सब चीज हमें बना बनाया हुआ मिल जाए, तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप अपने मैप पर ढूंढ लिए हिरोशिमा कहाँ पर है। आइए, हिरोशिमा में क्या हुआ, G7 का मीटिंग हुआ था। G7 की स्थापना 1975 में हुआ था। G7 है क्या भाई, तो G7 विकसित देशों के अर्थव्यवस्थाओं का ये समूह है, विकसित देशों का। और ये विकसित देशों में 7 देश शामिल है। पहले 8 देश शामिल था, रूस भी था, लेकिन 2015 से रूस को इससे बाहर कर दिया, क्योंकि रूस ने यूक्रेन का एक क्षेत्र था क्रीमिया, उस पर 2015 में कब्जा कर लिया था। इसके वजह से अमेरिका ने इन सब देशों से उसको निकाल दिया। तो अब 7 देश बचे हुए। कौन कौन से देश हैं भाई, अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी। और याद रखना है, एशिया का एक ही मात्र विकसित देश होने का दर्जा प्राप्त है जापान को। एशिया में लगभग में 40-45 देश हैं, उनमें से सिर्फ जापान ही एक ऐसा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था है। तो इस तरह से 7 देशों का ये G7 है। इसी की मीटिंग हिरोशिमा में होने वाली थी। भारत को इसमें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। क्योंकि भारत इसका मेंबर नहीं है, तो इसके 1 महीना पहले, यानी कि जो ये मई में हुआ है, मई में हुआ, तो इसके 1 महीना पहले जुलाई अप्रैल में जापान के राष्ट्रपति जो थे, प्रधानमंत्री, वो भारत आए हुए थे। और भारत आ करके वो मोदी जी को इनविटेशन दिए उन्होंने कि आइएगा हमारे यहाँ। मोदी जी ऐसे मौके तो छोड़ने वाले होते नहीं है। तो भारत को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया और मोदी जी पहुंच गए। तो यही याद रखना है आपको कि जापान में मोदी जी क्यों गए। मैप ढूंढिए, मैप के चारों द्वीप को देखिए, उसमें हिरोशिमा कहाँ है, नागासाकी कहाँ है, और उसके चारों द्वीप कौन कौन से हैं,
चारों द्वीप में से बड़ा द्वीप कौन है? एक बार बीपीएससी पूछ चुका है 65वीं 66वीं में कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। फिर अब इसको एक पॉइंट ये याद रखना है आपको कि G7 का 2024 में आयोजन कहाँ होगा, यानी कि अगले साल कहाँ होगा? तो अगले साल इसका सम्मेलन इटली में होने वाला है। तो ये दो फैक्ट याद रखना है आपको। तो एक तो यहाँ पर सम्मेलन हो ही गया, एक और बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसी समय। तो जब इसका खत्म हुआ उसके ही अगले दिन एक और मीटिंग हुआ, क्वाड शिखर सम्मेलन। और इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरह से परिचित हैं। नहीं परिचित हैं तो इसके बारे में आप सर्च कीजिए, जानिए, इसके बारे में ढूंढिए, किताबों में पढ़िए। तो क्वाड जैसे थोड़ा सा ये समझ लीजिए, एक तरह से एक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है, ये क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है। और एक प्रकार से ये आप मान करके चलिए कि ये जो है क्वाड जो है, ये क्वाड जो है एक प्रकार से सुरक्षा गठबंधन है। ये सुरक्षा गठबंधन का मतलब ये होता है कि इसमें के जो सदस्य देश हैं, ये सदस्य देश, इन चारों में से अगर किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो चारों मिल करके इस पर आक्रमण करेंगे या बचाव करेंगे। तो देखिए क्वाड का वैसे स्थापना हुआ है 2020 में, जब लॉकडाउन कोरोना का काल चल रहा था उसी समय इसकी स्थापना हुआ। फिर इसकी जब लॉकडाउन लगा पूरी दुनिया में तो फिर इसकी वर्चुअल मीटिंग शुरू हुआ। इसके बाद 2021 में एक बार फिजिकली रूप से जापान में ही, अमेरिका में एक बार इसका मीटिंग हुआ, मोदी जी वहां भी गए थे, फिर जापान में हुआ। उसी का फिर ये अगला संस्करण क्वाड का शिखर सम्मेलन इस बार फिर जर्मनी के हिरोशिमा में ही आयोजित किया गया। वैसे इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाला था और प्रधानमंत्री का सारा कार्यक्रम सिडनी जाने का था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ सिडनी में कि अमेरिका के राष्ट्रपति वहां नहीं पहुंच पा रहे थे। इसीलिए फिर सदस्य देशों ने निर्णय लिया कि जब जापान में हम लोग पहुंच ही रहे हैं G7 के मीटिंग में, तो यहीं पर हम लोग कर लेते हैं कार्यक्रम। और इस तरह से फिर क्वाड का यहीं पर शिखर सम्मेलन हो गया। तो आपको याद रखना है कि मोदी जी जो मई में जापान की यात्रा किए तो दो उद्देश्यों के साथ, पहला G7 में भाग लेने के लिए, दूसरा क्वाड में भाग लेने के लिए। तो क्वाड में 4 सदस्य देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। कुल मिलाकर के आपको ये मानना है कि ये जो जो ये संगठन है ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के यही बात है, चाइना को किसी तरह से काउंटर कर देना है। तो इस तरह से ये क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ। तो उन्होंने, मोदी जी ने जापान का सैर कर लिया। अब आगे हम चलते हैं जो दूसरे देश की ओर गए। दूसरा देश है पापुआ न्यू गिनी। यह है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी नाम तो आपने सुना ही होगा। हमें तो लगता है कि अधिकांश स्टूडेंट जानते ही नहीं है कि पापुआ न्यू गिनी नाम का कोई देश भी है। तो आप जो है अपने एटलस निकालिए, एटलस में ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर में जाइए, आपको मिलेगा वहीं पर पापुआ न्यू गिनी। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट में हमें बताइए कि ये पापुआ न्यू गिनी का राजधानी कहाँ पर है। हम भी तो देखें जरा कि आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं या चाहते हैं कि पका पकाया हुआ सब मिल जाए। तो पापुआ न्यू गिनी जो है ये जापान के यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी 21 मई को पापुआ न्यू गिनी गए। अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पापुआ न्यू गिनी जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने मोदी जी। है तो बहुत छोटा सा देश, लेकिन पापुआ न्यू गिनी में बहुत सारे भारतीय गिरमिटिया मजदूर बन करके जो गए थे, वही भारतीय मूल के बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो इस तरह से मोदी जी कुछ वैसे रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं जो आने वाले, जो पहले के प्रधानमंत्रियों ने नहीं तोड़ा था। तो ऐसे ऐसे बात भी है। तो आप जरूर मैप में जा करके इसको देखिएगा, पापुआ न्यू गिनी को, बहुत इंटरेस्टिंग वहां चीज मिलेगा। आइए हम ही दिखा देते हैं आपको। आपका है के लिए कष्ट करिएगा, बहुत कष्ट आप उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम ही आप लोग को हेल्प कर देते हैं। वैसे हमें करना तो नहीं चाहिए था। लेकिन आइए अब हम दिखा देते हैं। तो जैसा कि अभी आप देखें पापुआ न्यू गिनी, तो यहाँ पर देखिए ये पापुआ न्यू गिनी है। ऑस्ट्रेलिया ये है, ये ऑस्ट्रेलिया है,
इसी के जस्ट ऊपर में यहाँ पर ये पापुआ न्यू गिनी है। ये पापुआ न्यू गिनी आपको कहाँ पर मिलेगा? ये पैसिफिक ओशियन का ये देश है। तो पैसिफिक ओशियन का देश है। आप यहीं पर देखिएगा कोरल सी है, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। ये सब आप वन लाइनर में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको जरूरत है कॉन्सेप्चुअल पढ़ने के लिए। अब हो सकता है कि बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ना दे कि पापुआ न्यू गिनी कहाँ है, हो सकता है आपको इनडायरेक्ट ऐसे पूछ ले कि पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, या उत्तर पूरब में है, किस तरफ है। तो अगर आप एक बार मैप देख लेंगे तो फिर इन सब वन लाइनर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आपको सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम बार बार जोर देते हैं कि आप मैप जरूर देखिए। तो देख लिए पापुआ न्यू गिनी है, यहीं पर इसकी कोई ना कोई राजधानी होगी, आप जरूर इसको मार्क करके देखिए। आप यहाँ पर देखेंगे, मैप अगर देखेंगे तो यहीं पर आपको इंटरनेशनल डेट लाइन आपको दिखेगा, यहीं पर आपको फिजी दिखेगा, यहीं पर तुवालू दिखेगा, किरबाती दिखेगा। ऐसे छोटे छोटे देश मिलेंगे आपको जो जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं। तो मैप से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमने आपको दिखाया पापुआ न्यू गिनी। आइए अब पापुआ न्यू गिनी देख लेने के बाद अब हम देखते हैं कि पापुआ न्यू गिनी में मोदी जी क्यों गए। ये है जापान का मैप है, अगर इसमें तो साफ आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी जापान के बारे में जा करके एक बार जरूर ढूंढिएगा। हिरोशिमा और नागासाकी शहरों को जरूर ढूंढिएगा, और ये भी जरूर ढूंढिएगा कि हिरोशिमा जो है इसके 4 द्वीप पर कहाँ कहाँ है। अब इसके जापान में 4 द्वीप हैं, कहाँ कौन कौन सा है? यहाँ पर देखिएगा एक द्वीप है इसका, इसका नाम है होन्शु। एक यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा शिकोकू। यहाँ होन्शु नहीं है, ये है क्यूशु। यहाँ पर शिकोकू मिलेगा, और यहाँ पर जो है ना ये बहुत बड़ा एक द्वीप ऐसे मिलेगा, इसका नाम है होन्शु। और यहाँ ये जो है ये है होकैंडो। तो ये जापान के 4 बड़ा द्वीप है। तो जो ये हिरोशिमा शहर है वो होन्शु द्वीप पर यहाँ पर है। नागासाकी जो आपको मिलेगा, ये नागासाकी वो क्यूशु द्वीप पर मिलेगा। आप जरूर मार करके देखिए टोक्यो कहाँ है, टोक्यो भी आपको मिलेगा किस द्वीप पर है। इसके बाद फिर ये मार्क करके देखिए कि यहीं पर आपको टोक्यो के बाद क्योटो एक शहर मिलेगा, जो क्योटो प्रोटोकॉल आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे यहीं पर कहीं मिलेगा। तो मैप जरूर आप रखिए, बिना मैप के आप नहीं पढ़ पाएंगे आप। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसमें कि आगे क्या है। आइए हम देखते हैं कि आखिर मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, आखिर पापुआ न्यू गिनी क्यों गए। क्या पापुआ न्यू गिनी वो सैर करने के लिए गए थे? नहीं, पापुआ न्यू गिनी में एक सम्मेलन हो रहा था, उसी की अध्यक्षता करने के लिए मोदी जी को बुलाया गया था। और ये अपनी तरह का ऐसा ये सम्मेलन है जो सभी देशों को नहीं मिलता है, भारत को खास करके मिला है। वो सम्मेलन का नाम क्या है भाई? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन, ये संस्था का नाम है। यानी कि ये ऐसा मंच है जो इंडिया पैसिफिक आइसलैंड यानी कि प्रशांत महासागर के किनारे जो छोटे छोटे द्वीप जो बसे हुए हैं, उन सब द्वीपों का ये समूह है। और ऐसे 14 द्वीप मिल करके और ये बनाए हुए हैं, अपना संगठन बनाए हुए हैं। और इस बार ये तीसरा इसका सम्मेलन हो रहा था, और इसकी अध्यक्षता हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक तो चूंकि उस देश में पापुआ न्यू गिनी में पहली बार गए और जाते ही उनको अध्यक्षता करने का मौका, इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार का जो एग्जाम होगा, यहाँ से एक सवाल डायरेक्ट बनाए इनडायरेक्ट बनाए जरूर आएगा। अब ये कैसे बनाएगा हमें भी नहीं मालूम है, तो फिर मालूम कैसे चलेगा? तो मालूम यह है कि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेते हैं, इसके मैप देख लेते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब मोदी जी जब वहां गए हैं तो कुछ ना कुछ घोषणा करके ही आएंगे,
अब देखते हैं पापुआ न्यू गिनी को क्या सहायता देने के लिए मोदी जी बोले हैं। तो देखिए क्या क्या उन्होंने घोषणाएं किया है। सभी 14 द्वीपीय राष्ट्रों में डायलिसिस यूनिट लगाने में मदद करना। सोचिए ये ऐसा देश है कि यहाँ पर डायलिसिस मशीन नहीं है हॉस्पिटल में। कितना गरीब सब देश है, छोटे छोटे देश है, वहां हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी मदद कर रहे हैं। दूसरा है समुद्री एम्बुलेंस प्रदान करना, क्योंकि छोटे छोटे द्वीप है, यहाँ से वहां जाने के लिए रेल का यातायात का ज्यादा विकास हो नहीं पाया है, तो एम्बुलेंस वो वाटर पर ही सब कुछ चलता है। एम्बुलेंस, समुद्री एम्बुलेंस। जयपुर फुट कैंप लगाना। जयपुर फुट यानी कि जो पैर में जो हो जाता है बदलने के लिए, वो यहाँ पर लगाया जाएगा। पीने के पानी की समस्याओं को दूर करना और योग केंद्र स्थापित करना। तो इसमें आपको प्रीलिम्स भी है, यही मेंस भी है। मेंस के लिए अगर 5 पॉइंट अगर आपको याद है तो इसी को एलोबरेट कर दीजिए, इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका मेंस कंप्लीट है। तो आप मान करके चलिए कि मेंस में इन सब चीजों को इनडायरेक्ट आपको लिखना ही है। हमारे विदेश नीति के बारे में लिखना पड़ जाए, इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। बदलते हुए जो वैश्विक संबंध है उस पर लिखने के लिए आ जाए तो आप इसको डाल सकते हैं। ऐसे पेपर में अगर देशों को जहां जिक्र हो तो वहां पर आप ये लिख सकते हैं। तो ये फैक्ट अगर याद रहेगा तभी आप आंसर को भी मजबूत बना पाएंगे, वरना वन लाइनर पढ़ करके तो आप बीपीएससी प्रीलिम्स निकाल नहीं सकते हैं, ये तो कंफर्म है। अब आपके लिए एक टास्क है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और 69वीं बीपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं तन मन से, तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप हमें पता लगा करके बताइए ये 14 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं, जिन 14 द्वीपीय देशों से मिलकर के ये फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड बनाया गया है। बताने के लिए तो हम भी बता सकते हैं, लेकिन फिर आप स्टूडेंट हैं किस काम के? स्टूडेंट का पहला कर्तव्य है यह जिज्ञासु बनना, खोजी बनना, और उसको तो पकड़ना है। तो हम पकड़ना सिखा रहे हैं। अब ये 14 द्वीप तो आप बड़ी आसानी से गूगल पे सर्च करके ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो ढूंढने के काम तो करिए, लेकिन जो 14 द्वीप आपको मिलेंगे, साथ ही साथ एटलस में जाकर के उन 14 द्वीपों को ढूंढिए। जब तक ये सब प्रयास आप नहीं करेंगे सफलता बहुत दूर है। तो वन लाइनर पर ध्यान अभी मत टिकिए, चीजों को एलोबरेट तरीके से पढ़िए। तो हमने पहला, मोदी जी का पहली यात्रा हमने पूरी कर ली। 3 देशों की यात्रा मोदी जी की पूरी हो गई। जापान, अच्छा पापुआ न्यू गिनी, और अब तीसरा उनका था ऑस्ट्रेलिया था। तीसरा एक ऑस्ट्रेलिया का दौरा था मोदी जी का। तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा कुछ था नहीं, उन्होंने वैसे ऑस्ट्रेलिया में तो पहले से ही प्लानिंग तय हो गया था क्वाड की मीटिंग के लिए, लेकिन क्वाड की मीटिंग जब कैंसिल हो गया तो मोदी जी लेकिन फिर भी गए वहां पर। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले, 2 बार जाने वाले पहले प्रधानमंत्री का खिताब भी इन्होंने पाया। तो देख सकते हैं, आप जरूर जाकर के देखिए मैप में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये जाने वाले थे। आप मैप पर जाकर ढूंढिए कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। ऑस्ट्रेलिया में एक खास चीजें आप देखेंगे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये जो पूरा ये भाग है, ये पूरा का पूरा डिजर्ट है। बीच में आपको एक भी शहर नहीं मिलेगा, पूरा डेजर्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो भी शहर मिलेगा आपको, इसके सारे ऐसे किनारे पर ही मिलेगा, इसके सारे किनारे पर मिलेगा। बड़ी आश्चर्य है ये। तो आप जा करके मैप को जरूर देखिएगा। जैसे देखिए ब्रिस्बेन यहाँ मिलेगा, गोल्ड कोस्ट यहाँ मिलेगा, आप यहाँ मेलबर्न यहाँ देख सकते हैं, एडिलेड यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद पर्थ आप यहाँ देख सकते हैं। तो सारे के सारे जो भी ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं वो सब के सब आपको यही सब किनारे मिलेगा आपको। तो जरूर ऑस्ट्रेलिया को जा करके देखिए, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ चीजों को और आपको देखने के लिए मिलेगा। यही होती है तैयारी की रणनीति। आप अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कॉम्पिटिटर नहीं है, कॉम्पिटिटर हो भी सकते हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं हो सकते हैं। तो ये 3 देशों की यात्रा करने के बाद अब मोदी जी अपने अगले महीने अब
दो और देशों की यात्रा का प्रोग्राम बनाते हैं, और ये भी यात्रा अपने आप में बहुत खास रहता है। मान करके चलिए कि मोदी जी जहां जा रहे हैं वो यात्रा खास न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि मोदी जी के साथ हम लोग भी काल्पनिक यात्रा पर हैं, तो आप अपने साथ एटलस जरूर रखे होंगे। तो देखते हैं, मई 2023 में जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के पश्चात मोदी जी 20 से 24 जून 2023 को अमेरिका और मिस्र की यात्रा उन्होंने संपन्न किया। तो दो देशों की यात्रा वो संपन्न करते हैं, और अब हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या लाए हैं मोदी जी, हम कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए क्या लाए हैं, वो तो आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेरिका जाते हैं। तो अमेरिका मोदी जी के, वैसे तो मोदी जी अमेरिका लगभग 7-8 बार गए हैं, और ये लगता है कि शायद उनका 8वां या 9वां उनका दौरा है। ये वही अमेरिका है जो 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था तो मोदी जी की वीजा को रोक दिया था, मोदी जी को वीजा रद्द कर दिया था और कहा था कि मोदी जी कभी अमेरिका नहीं आ सकते। वही अमेरिका 2014 में जब मोदी जी बम्पर चुनाव जीते भारत के लोकसभा का, अमेरिका ने सबसे पहले वीजा जा करके दिया मोदी जी को कि मोदी जी आप आइएगा सबसे पहले इंडिया। वही अमेरिका है। तो अमेरिका समय के साथ अपनी रणनीति को बदलते रहता है, इसलिए अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और ना ही कोई देश करता भी है। बस अमेरिका से जितना मदद हो सकता है लेते रहो, भरोसे के लायक अमेरिका कभी नहीं रहा है। तो मोदी जी अमेरिका के बुलावे पर इस बार गए हैं। इसके पहले जो भी यात्राएं हुई है मोदी जी की, वो अपने मन से किए हैं मोदी जी। पहली बार ये राजकीय यात्रा होती है उनकी। राजकीय यात्रा का मतलब होता है कि मेजबान देश अगर बुलाए अपने से तो सारा खर्च वही उठाता है। तो पहली बार मोदी जी का ये राजकीय यात्रा होता है। मोदी जी पहुंच गए अमेरिका। तो अमेरिका बहुत सोच समझ करके इन्होंने दिन तय किया था कि कब पहुंचना है। तो इन्होंने 21 जून को अमेरिका पहुंचते हैं ये। अब 21 जून क्या है भाई, आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ 21 जून कितना बड़ा त्योहार के रूप में अब मनाया जाने लगा है। भारत का योग पूरे विश्व में फैलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ये प्रयत्नशील हैं और पूरे प्रतिज्ञाबद्ध हैं ये। 21 जून को ये न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, और न्यूयॉर्क वहीं पर यूएनओ का मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क पहुंच करके और जो यूएनओ के सारे मेंबर हैं उन सबको बुलाते हैं और सबका योगा करवाते हैं कि करिए सब लोग योगा, और करवाते हैं। तो योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कार्यक्रम का इन्होंने नेतृत्व किया 22 जून 2023 को। तो फिर अगला दिन की कहानी है। मेन आपको याद रखना है कि इस बार मोदी जी पहली बार 2015 से जो योग शुरू किया गया है, सबसे पहली बार मोदी जी दूसरे देश में जाकर मनाते हैं। नहीं तो इसके पहले तो हमारे ही देश में मनाते थे वो। तो योग सबको करवा लिए, सबको तन मन से स्वस्थ कर दिए। अब अमेरिका, अब दूसरे दिन मोदी जी अमेरिका के दिग्गज उद्योगपति, निवेशक, लेखकों से मुलाकात किया, उन्होंने बात विचार किया, और इस तरह से वो कुछ उन लोगों से सीखे हमारे मोदी जी। ये अमेरिका है। आप अमेरिका की मैप जरूर घर पे जा करके देखिए एटलस में, और जब पढ़ रहे हैं तो एटलस जरूर साथ में रखिए और देखिए कि हमने जिन जिन जगहों का नाम लिया, जैसे न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क कहाँ पर है, किस तरफ है, किस समुद्र के किनारे पर है, वहां और कौन कौन सा शहर है। जैसे न्यूयॉर्क के ही बगल में आपको फिलाडेल्फिया मिलेगा, वहीं पर आपको वाशिंगटन मिलेगा। ये सब कई सारे देश आपको मिलेंगे। यहीं पर आपको अमेरिका के ग्रेट लेक्स मिलेगा, 5 झील मिलेगा। यहीं पर शिकागो मिलेगा, देखो यहाँ शिकागो है। तो ये सब सारे देश जब आप एक बार देख लेंगे ना, ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा, और हम चाहते हैं कि आपको लंबे समय तक याद रखें, क्योंकि ये जो ऐसी घटनाएं हैं वैश्विक लेवल की, कि ऐसा नहीं है कि आज ऑनलाइनर में रट गए और कल भूल जाइए।
क्योंकि अगले ये 2-3 सालों तक आपके पीटी मेंस में पूछा ही जाएगा। मेंस में तो यहाँ पर एक सवाल आपका फिक्स है। टीम प्रधानमंत्री मोदी जी की हालिया अमेरिका दौरा भारत के परिप्रेक्ष्य से कितना सही रहा है, कितना लाभदायक रहा है, अमेरिका के दृष्टिकोण से क्या सही रहा है, क्या गलत रहा है, कितना फायदा हुआ, इन दोनों देशों में से किसको फायदा हुआ। तो ये तो मेंस का सवाल है, वो फिक्स है यहाँ से, तो ये आप छोड़ नहीं सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि अमेरिका जब गए मोदी जी, तो वहां पर ऐसे ही तो चले आएंगे नहीं, कई सारे समझौते हुए। हम देखते हैं कि कौन कौन से वैसे समझौते हुए हैं जो आपको प्रीलिम्स में और मेंस में आपको पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में तो अब आपको स्टेटमेंट बना करके पूछ दिया जाएगा, फंस जाएंगे आप आराम से। उन्हीं सब चीजों से बचा रहे हैं हम आपको। आइए देखते हैं कौन कौन सा ये हुआ है समझौता। पहला समझौता, अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस द्वारा भारत में तेजस युद्धक विमानों हेतु इंजन बनाने के लिए पहला समझौता किया गया। यानी कि वहां की कंपनी है और भारत में आ करके ये युद्धक विमान बनाएगी, तेजस युद्धक विमान बनाएगी। वही है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस द्वारा तेजस की अगली पीढ़ी के लिए F404 इंजनों का निर्माण हमारे देश का हाल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिल करके ये इंजन बनाएगा युद्धक विमान का। बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है, ये प्रयास सराहनीय है। इसके बाद दूसरा जो समझौता हुआ, सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली वहां की एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोन के द्वारा भारत में अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। तीसरा है आपका भारत अमेरिका से अति शक्तिशाली युद्धक ड्रोनर विमान खरीदने के लिए समझौता हुआ है। इसके बाद अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टेमिस योजना के बारे में। अब आर्टेमिस योजना है क्या, ये चाहते तो हैं कि हम आपको बता दें, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप खुद से सर्च करके इसको पता करिए कि ये आर्टेमिस योजना है क्या। तभी तो आपको भी थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में, वरना सब कुछ अगर हम ही बता दें तो फिर आप तो मतलब कि स्टूडेंट तो ऐसे ही नहीं रह पाएंगे। कॉम्पिटिटर का मतलब ही ये है, थोड़ा सा कहीं जानकारी मिला तो उसके बारे में डिटेल्स आपको जानकारी लेना है। तो ये हम आप पर छोड़ते हैं कि ये आर्टेमिस प्रोग्राम अमेरिका का है क्या। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं, कितने डीएक्टिव हैं, कितने केवल नाम के हैं, कितने काम के हैं, ये तो हमें भी तो देखना चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं, लेकिन इसके बारे में जरूर देखिएगा क्योंकि ये इस बार का VVI चीज है। ये आर्टेमिस योजना बहुत चर्चा में रहा है और इस बार बीपीएससी हमेशा पूछेगी। आप देखिएगा बीपीएससी का एक ट्रेंड है, नासा से संबंधित कोई भी इवेंट होता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले साल भी देखिए 2-2 सवाल पूछे हुए हैं बीपीएससी नासा से संबंधित। तो एकदम से ये पूछ लिया जाएगा आपसे। ये समझौता हुआ है नासा के साथ। इसके बाद अमेरिका की यात्रा संपन्न करके मोदी जी अब मिस्र की यात्रा पर आए। तो मिस्र की यात्रा पर अब देखते हैं, मिस्र जाने वाले मोदी जी पहले प्रधानमंत्री, वैसे तो और भी गए हैं, मोदी जी की ये पहली यात्रा है मिस्र में। और इन्होंने वहां पर जाकर के एक ऐसा अनोखा काम किया जो किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था। यहाँ की एक मस्जिद है अल हबीब मस्जिद, उसका इन्होंने दौरा किया है। ऐसा माना जाता है कि मोदी जी हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक हैं, मुस्लिम मस्जिद में नहीं जाते हैं, लेकिन वहां पर जा करके इन्होंने सबको चौंका दिया। मोदी जी का ये काम ही है सबको चौंकाना, तो ये हमेशा चौंकाते ही रहते हैं। अब आपका काम है कि आप मिस्र को मैप पर ढूंढिए कहां पर ये है। इसको इजिप्ट भी कहा जाता है और मिस्र पिछले 1 साल से बहुत चर्चाओं में रहा है। और इसको मान करके चलिए कि एक सवाल यहां से आपको पूछा ही पूछा जाएगा।
तो आइए अब हम जरा देख लेते हैं एक बार मिस्र में मोदी जी को क्या मिला, आपके लिए मोदी जी क्या लाए हैं। तो अमेरिका के बाद 24 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे, जहां मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने उनका स्वागत किया। अब याद रखिएगा, यही अब्देल फतह अल सीसी हैं जो हमारे 26 जनवरी 2023 यानी कि इस साल के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। हमने कहा आपको कि पिछले एक साल से मिस्र चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। क्यों चर्चा के केंद्र में बना हुआ है? पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपको याद होगा कि COP27 का आयोजन पिछले साल नवंबर 2022 में मिस्र का ही एक जगह है शर्म अल शेख, वहां पर इसको आयोजित किया गया था, इसलिए मिस्र चर्चा में आ गया। दूसरी बार चर्चा में आया कि यहाँ के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने 2023 के। तीसरा बार में चर्चा में इसलिए आ गए कि मोदी जी अब यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो इसलिए अगर ये एक साल से अगर चर्चा है वो भी भारत के पक्ष में लेकर के, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ से आयोग कैसे इसको भूल सकता है। तो जब आयोग नहीं भूल सकता है तो फिर आप कैसे भूल रहे हैं? मान के चलिए यहाँ से 100% एक सवाल आना ही आना है। अब ये कैसे पूछ सकता है? अब हम आइए कुछ वैसे हम क्वेश्चन की कल्पना करते हैं, ये कैसे सवाल बना सकता है। पहले हम ये देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। तो मिस्र के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफा मदबाउली। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 11वीं सदी की अल हवीम मस्जिद का इन्होंने दौरा किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है अल हवीम मस्जिद किस देश में स्थित है, जिसका दौरा हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किया। यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, वैसे दे सकता है आपको। फिर वहीं पर दूसरा विश्व युद्ध के समय जो भारतीय वहां पर शहीद हुए थे, उन्हीं को होलियोपोलिस स्थित स्मारक पर उन्होंने श्रद्धा सुमन चढ़ाया। और मिस्र ने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया हमारे मोदी जी को, मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील, इससे सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ द नाइल या नील, इसे सम्मानित किया। तो यहाँ से 100% सवाल आना ही आना है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। अब जो आपके बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है, वो अब सुनिए कैसे बनेगा। पहला सवाल तो आपको सिर्फ यहीं से पूछा जाएगा, अल हवीम मस्जिद। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऐसे इनडायरेक्ट ये पूछा जाएगा, या चार और भी पूछ करके इसमें दे सकता है। अब चूंकि एक साल से ये अगर चर्चाओं में रहा है, तो एक साल से अगर ये चर्चा में रहा है, तो अब देखिए इसे सवाल आपको कैसे पूछा जा सकता है। अब चूंकि बिल्कुल मैप बेस्ड पूछा जा सकता है, पहला तो सवाल यही पूछा जा सकता है कि ये जो मिस्र है, इजिप्ट है, ये मिस्र यहाँ से यहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है आपसे सबसे पहला। मिस्र की बाउंड्री किन देशों के साथ लगती है, किन देशों के साथ नहीं लगती है। मिस्र की सीमा जो है कौन कौन से सागर के साथ लगती है या नहीं लगती है। क्या मिस्र की सीमा रेड सी से लगती है? क्या मिस्र की सीमा भूमध्य सागर से लगती है? क्या मिस्र की सीमा इधर में इजराइल की सीमा से लगती है? क्या मिस्र की सीमा इधर में सऊदी अरब से लगती है, जॉर्डन से लगती है? अगर आप इन सब सवालों को जब तक मैप नहीं देखेंगे, तब तक आपसे सोल्व नहीं होगा। और आप एक ट्रेंड जरूर देखिएगा, यूपीएससी का भी एक ट्रेंड रहा है कि मिडिल ईस्ट से यहां से एक सवाल वो जरूर पूछती है। तो खास करके आप देखिएगा, सिनाई पेनिनसुला यहीं पर है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। तो यहीं पर एक जगह है, आप देखेंगे शर्म अल शेख, यहीं पर COP27 का आयोजन किया गया था। तो इसलिए मिस्र जो है चर्चाओं में रहा है। नाइल नदी यहीं पर बहती है, तो इस तरह से गीजा यहाँ शहर है। तो मिस्र को जरूर आप जा करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये जगह है। आपको यहीं पर स्वेज नहर मिल जाएगा। स्वेज नहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ।
1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे तो आपको प्रीलिम्स बड़े आराम से निकल जाएगा, वरना फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, वन लाइनर केवल पढ़ते रह जाएंगे, नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। आइए अब हम मोदी जी के साथ अगले देश में चलते हैं। तो मोदी जी अपनी 2 दिन की, वो 2 देशों की, अमेरिका और मिस्र की एक साथ यात्रा करके पुनः स्वदेश लौट आते हैं अगले देश में जाने के लिए। फिर जुलाई का महीना आता है, जुलाई के महीने में 2 देशों की यात्रा करते हैं। जुलाई के महीनों में कौन कौन से देश की यात्रा करते हैं? थोड़ा पानी लेगा ना। तो जुलाई के महीने में मोदी जी 2 देशों की यात्रा करते हैं। पहला जो देश फ्रांस है और दूसरा जो देश है यूएई है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से एक ट्रेंड देखने में यह मिला है, वो यूएई की बहुत ज्यादा यात्रा किए हैं। यूएई सऊदी अरब को बहुत ज्यादा यात्रा की है। मुस्लिम कंट्री होते हुए भी इन देशों को बहुत यात्रा किए हैं। कुछ न कुछ तो खास बात है, वही खास बात को आपको पकड़ना है। वो कौन ऐसी चीजें हैं जो भारत को अट्रैक्ट कर रहा है, आइए देखते हैं। फ्रांस की यात्रा मोदी जी ऐसे ही नहीं किए हैं। फ्रांस का 15 जुलाई को उसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो मोदी जी को चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस ने आमंत्रित किया। और आप जानते ही हैं कि हमारे मोदी जी को कोई गलती से भी अगर एक बार पूछ ले तो फिर मोदी जी मना नहीं करते हैं, पहुंच ही जाते हैं। हमें तो लगता है कि अगर आप भी बुला ले एक बार मोदी जी को तो शायद वो आपके यहाँ भी पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो मोदी जी को बुलाया गया तो 15 जुलाई को फ्रांस के बास्टिल डे के परेड में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर ये शामिल होते हैं। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये पहुंच जाते हैं। अब आप मैप खोल करके देखिए, पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे मिलेगा। और फ्रांस से कौन कौन से देश की सीमाएं लगी हुई है। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार को याद करिए कि फ्रांस किस तरफ था। वहीं पर बगल में आपको जर्मनी देश मिल जाएगा। कैसे जर्मनी के हिटलर कैसे बचाव कर रहा था, बहुत सारी चीजें मिलेगा, मैप खोल करके देखेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बहुत अच्छे से इनका स्वागत किया उन्होंने। और भारत और फ्रांस के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट समझौता हुआ वो ये समझौता हुआ कि भारतीय यूपीआई अब फ्रांस भी अपनाएगा। अभी तक जो यूपीआई जो था 3 ही 4 देशों में अपनाया जा रहा था, जैसे नेपाल, भूटान, यूएई और सिंगापुर। इन सब देशों में भारतीय यूपीआई तो समझ ही रहे होंगे, ऑनलाइन पेमेंट वाला। तो यूपीआई जो है ये अपनाया गया। नेपाल, भूटान, यूएई और सिंगापुर ये तो अपना चुका था। फ्रांस ने भी इस बार समझौता किया है कि हम भी भारतीय यूपीआई को अपनाएंगे। अब इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये तो अब आपको कल्पना करना है और आपको इसके बारे में सोचना है कि क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। और इस तरह से मोदी जी फ्रांस की 1 दिन की यात्रा करते हैं। 14 तारीख को जाते हैं, 15 तारीख को शाम को फिर 16 तारीख को लौट आते हैं। उधर से आने के क्रम में मोदी जी यूएई की भी यात्रा कर लेते हैं लगे हाथ। उन्होंने सोचा कि जब आ ही रहे हैं और इसके देश से क्रॉस करके जा रहे हैं तो थोड़ा 2-4 घंटे के लिए उतर जाते हैं, शेख साहब से मिल लेते हैं थोड़ा। तो इस तरह से मोदी जी यूएई की यात्रा संपन्न करते हैं। अब आपको मैप पर जा करके यूएई को ढूंढना है। यूएई वैसा देश है, बहुत ही ये सुखी संपन्न देश है यूएई। बड़े बड़े शेख अमीर लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए तो आईसीसी का जो हमारा मुख्यालय है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, वो यूएई के दुबई शहर में ही है। तो हमारे जो फिल्म बनाने वाले हैं दुबई में बहुत फिल्म बनाए हैं, बहुत, क्योंकि सहूलियत भी वहाँ बहुत ज्यादा मिलती है। तो यूएई की जब यात्रा करते हैं तो यहाँ से 3 समझौते पर सिग्नेचर होता है और ये तीनों सिग्नेचर अपने आप में बहुत वीवीआई है।
बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। आप मान करके चलिए कि यहां से भी एक सवाल आने की संभावना है, पूरी संभावना है। और आप देखेंगे कि बीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि मिडिल ईस्ट से, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, यहां से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। अब आपके लिए एक सवाल है, अभी सऊदी अरब की पहली ऐसी एक महिला है जो अंतरिक्ष में गई है। ये सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा ये घटना है, और यहां से डायरेक्ट बीपीएससी सवाल पूछेगा आपको। तो देखिएगा इस बार एकदम 100% ये सवाल रहेगा आपको। तो देखते हैं, 3 समझौता हुआ है, तो क्या क्या समझौता हुआ है। पहला समझौता हुआ है, दोनों देश रुपए और यूएई की मुद्रा जो है दिरहम में कारोबार करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इस तरह का समझौता करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी कि अब इंडिया में यूएई का पैसा दिरहम चलेगा, यूएई में यहाँ का पैसा रुपए वहां चलेगा। अब देखिए कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, इससे कारोबार करेंगे दुनिया के किसी भी देश से। भारत का यह इस तरह का पहला समझौता है। तो अब कल्पना कर सकते हैं कि इस समझौते में कितना चीज छुपा हुआ है। ये तो आपके डायरेक्ट मेंस में सवाल बनने वाला है, इससे क्या फायदा हो, क्या क्या संभावनाओं का द्वार खुलेगा ये। तो देखिए व्यापार तो बढ़ेगा ही, लेन देन लागत और भुगतान समय कम लगेगा। आयातकों और निर्यातकों को डॉलर का इंतजाम किए बगैर, जो अभी डॉलर के लिए माथापच्ची करना पड़ता था, डॉलर के लिए हमें अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के वहां के नीतिगत चीजों पर हमें निर्भर रहना पड़ता था। भुगतान करने के लिए हमें अब सहूलियत मिलेगा, डॉलर की हमें ज्यादा चिंता नहीं रहेगी। इससे मुद्रा बाजार में रुपए दिरहम में निवेश करने का एक नया विकल्प भी अब खुल जाएगा, पर्यटन भी सुविधाजनक हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो पिछले साल 2022 में भारत और यूएई के बीच में एक समझौता भी हुआ था। 1 नवंबर 2022 से वह समझौता लागू भी है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक लागू किया गया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये लागू हुआ था। यानी कि भारत और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। और तब से लेकर इस साल तक, एक साल में ही 20% व्यापार बढ़ गया है दोनों देश के बीच में। और ये इतना व्यापार बढ़ गया है दोनों देश के बीच में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसी को देखते हुए इन दोनों देशों ने आज इस साल कहा कि भाई जब व्यापार बढ़ रहा है तो मुद्रा को भी कुछ आसान बनाया जाए, और इन लोगों ने आसान बनाया। तो देख रहे हैं कि भारत जो है ना, अमेरिका से भी हित साध ले रहा है, और उधर में रूस को भी खुश किए हुए है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट जो सऊदी अरब है, यूएई है, जो खनिज तेलों के भंडार हैं, इनसे भी भारत कैसे बैलेंस बना करके चल रहा है। तो वैश्विक मुद्दों पर मोदी जी की बड़ी अच्छी ये पकड़ होती जा रही है। एक तरह से यूं कहें कि हमारे मोदी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स कह सकते हैं। हमारे मोदी जी जो हैं ये हर चीज को संभाले हुए हैं। रेल मंत्रालय खुद ही संभाले हैं, विदेश मंत्रालय भी संभाल लिए हैं। तो इस तरह से मोदी जी हमारे सब चीज ये कर रहे हैं ये। तो अब आप देखेंगे, पहला ये समझौता हुआ, तो इसके क्या क्या फायदे होंगे ये आपसे मेंस में या प्रीलिम्स में आपको स्टेटमेंट बना के पूछ लिया जाएगा। अब दूसरा समझौता क्या होता है, दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान मैसेजिंग सिस्टम, डिजिटल भुगतान मैसेजिंग सिस्टम ये अपनाया जाएगा, इसको आपस में जोड़ा जाएगा। इससे दोनों देशों की जनता को एक दूसरे के कार्ड से लेन देन पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये घटना है, बहुत ज्यादा। और तीसरा जो घटना है और भी ज्यादा है, जो इसके साथ किया गया है, तीसरी जो ये समझौता किया गया है, अपने आप में
ये एकदम पहली तरह का ये समझौता हो रहा है। हमारे आईआईटी जो है पूरे विश्व में, हमारे आईआईटी को बड़ी प्रतिष्ठा मिली हुई है। यहाँ से जो स्टूडेंट निकल के जाते हैं ना, वैश्विक लेवल के प्रतिभाओं में सबसे ऊपर होते हैं। तो हमारे आईआईटी बहुत बड़े लेवल की संस्थान है। तो देखिए, आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना पहला कैंपस खोलेगा। अब इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसमें कौन स्टूडेंट पढ़ेंगे, अबू धाबी के स्टूडेंट पढ़ेंगे या भारतीय जो बच्चे विदेशों में रह के पढ़ रहे हैं उनके लिए है, किसके लिए है, ये तो आगे आने वाला है। लेकिन ये बड़ी एक द्वार खुला है ये भारत के लिए। कहने का मतलब है कि भारत की ये वैश्विक संस्थाएं जो हमारे आईआईटी अब दूसरे देशों में कैंपस खोल रही है। जबकि अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि विदेश की जो ऑक्सफोर्ड है या और भी यूनिवर्सिटी है वो भारत में आकर के कैंपस खोल रही है। ऐसा हो रहा है अब। तो इस तरह का कैंपस, हालांकि आईआईटी दिल्ली खोल रहा है अबू धाबी में, इससे जस्ट एक महीना पहले ही इस तरह का पहला कैंपस आईआईटी मद्रास में तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर खोलने की घोषणा कर चुका है। तो आपको ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। भारत के पहला वह कौन सा आईआईटी है जो विदेशों में कैंपस खोलने की घोषणा किया, तो आईआईटी मद्रास ने घोषणा किया। कहाँ खोल रहा है, तो तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर। दूसरा, आईआईटी दिल्ली अपना विदेशों में पहला कैंपस कहाँ खोल रहा है, तो ये खोलेगा कहाँ पर, अबू धाबी में खोलेगा, यूएई के अबू धाबी में। यूएई बहुत अभी चर्चा में बना हुआ है, इसलिए चर्चा में और भी बना हुआ है कि COP28 का जो आयोजन होगा वो भी होगा दुबई में, होगा 2023 में, यानी कि इस साल। पिछले साल शर्म अल शेख में हुआ था मिस्र में, इस साल कहाँ होगा, ये यूएई में होगा। इसलिए यूएई चर्चाओं में बना हुआ है, तो यूएई को छोड़ना नहीं है। तो अब जाकर मैप में आपको इसको जरूर ढूंढना है। तो इस तरह से आज हमारा ये सेशन पूरा होता है। मोदी जी के साथ हमने कल्पनाओं में इन सब देशों की यात्रा किया और इन सब यात्राओं के साथ हमने कई सारे फैक्ट्स देखे, कई सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे, और इन्हीं के साथ आप खुद ब खुद से क्वेश्चन बनाना शुरू करिए कि कैसे आयोग क्वेश्चन इस पर बना सकता है। और तब आप देखेंगे कि आप जो है ना, आपके पढ़ने में दिलचस्पी बढ़ने लगा और ज्यादा जानने में दिलचस्पी होने लगा। तो हम आपको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। पका पकाया हुआ हर चीज देना तो बहुत आसान है, लेकिन आपको सिलेक्शन करवाना है हमें। तो सिलेक्शन करवाने के लिए कुछ ऐसी रणनीतियां हमें बताना है आपको कि खुद से वो प्रयास करें आप। चलिए दोस्तों, पोटेंशिया आईएएस के साथ आप बने रहिए। पोटेंशिया आईएएस के द्वारा हर संडे को प्रीलिम्स के 69वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है, बहुत ही कम फीस में, बहुत ही मिनिमम फीस में। और यहाँ के प्रश्न पत्र की जो आपको गुणवत्ता मिलेगा वो पूरे बिहार में किसी संस्थान की गुणवत्ता नहीं मिलेगा। अगर इसको देखना है तो एक बार आकर के जरूर देखिए, क्योंकि तुलना करने से ही श्रेष्ठता का पता चलता है। तो जब तक आप तुलना नहीं करेंगे श्रेष्ठता आपको पता नहीं चलेगा। तो आप पोटेंशिया आईएएस के साथ बने रहें। मेंस की क्लास बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। कमेंट करके जो हमने सवाल पूछे हैं आप जरूर बताइए, और इसके साथ फिर आगे हम आपके साथ लगातार करंट अफेयर लाते रहेंगे और देखते हैं फिर बीपीएससी कैसे नहीं निकलता है आपसे। धन्यवाद दोस्तों।